नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं वो टॉपिक आपका उपसर्ग है। उपसर्ग जैसा कि नाम से ही फेमस है, जिसे कि आप इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, उसे हम लोग हिंदी या संस्कृत में उपसर्ग कहते हैं। वास्तव में भाषा जब हम पढ़ते हैं या शब्द का जब निर्माण होता है तो किसी भी शब्द के निर्माण में 3 शब्दों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक तो है उपसर्ग, जो किसी भी क्रिया या धातु से पहले लगता है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। और एक होता है धातु या जो मूल क्रिया है वो, और फिर उसके बाद जो अंत में लगता है वो है प्रत्यय, सफिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इन तीनों की सहायता से हम लोग किसी न किसी शब्द का निर्माण करते हैं और वही शब्द फिर वाक्य में प्रयोग होने लगता है और फिर उसी वाक्य से हम लोग भाषा का निर्माण करते हैं और फिर वही भाषा हमारे संप्रेषण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। तो इसलिए भाषा को जानने के लिए जरूरी है कि व्याकरण के इस शब्दांश को, शब्द का एक अंश है, पूरा शब्द इसे नहीं कह सकते, चूंकि एक बड़ा ही पार्टिकुलर एक पार्ट है, एक बड़ा ही ये, इसलिए शब्द को इसको शब्दांश कहा गया है ना, इसे शब्दांश कहा गया उपसर्ग को। तो इसका प्रयोग देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका प्रयोग से होने वाला जो प्रभाव है वो बड़ा ही भाषा में चमत्कार लाने वाला होता है। देखने में छोटा है, जैसे आपको यदि एक छोटा सा उदाहरण दें तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यदि हम देखें तो एक ही हार शब्द है, ठीक है ना, ये एक ही हार शब्द है। हार मतलब होता है गले में पहनने वाला जो हार है, ठीक है ना। अब इस हार शब्द से पहले इस हार शब्द का अर्थ क्या हुआ? माला, जो गले में पहना जाता है। लेकिन जैसे ही इस शब्द के पहले आप अलग अलग उपसर्गों को आप लगाना शुरू करें, जैसे कि वी लगा दिए तो वी से हार हो गया, हार के पहले वी लगा दिए तो हो गया विहार, मतलब भ्रमण करना, है ना, घूमना। इसी प्रकार से इसी हार शब्द से पहले यदि आप उप लगा दीजिए तो हो जाएगा उपहार, है ना, उपहार हो गया, किसी को गिफ्ट देना, उपहार देना। यदि आप सम लगा देते हैं, इसी हार शब्द से पहले यदि आप सम लगा देते हैं तो हो जाता है संहार, है ना, संहार, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना, है ना। इस प्रकार से परि उपसर्ग लगा दीजिए इसी हार शब्द से पहले तो परिहार, किसी का निराकरण करना। तो आप जो देख रहे हैं ये सभी के सभी जो शब्द हैं, इसमें शब्द एक ही है, हार, देख रहे हैं ना, एक ही शब्द है हार, लेकिन उपसर्ग अलग अलग होने से सभी के अर्थों में परिवर्तन पूरी तरह से ला देता है, ठीक है ना। तो यह उपसर्ग को पढ़ने का कमाल है। आप यदि उपसर्ग को अच्छी तरह से तैयार कर लें, उसका प्रयोग सीख लें कि किस धातु के साथ या किस शब्द के साथ कहां पर लगता है तो किस तरह का अर्थ निकलता है, तो ये आपको भाषा में प्रयोग करने में बड़ा ही मददगार होता है। इसलिए हमें अच्छी तरह से इसे जानना चाहिए। तो इसमें यदि हम इसके मुख्य विषय की ओर यदि हम लोग आगे बढ़ें तो वास्तव में उपसर्ग का टोटल भेद की यदि हम चर्चा करें, हमें लगता है इसकी परिभाषा की तो अब कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में यही इसकी परिभाषा है। एक तरह से कहें तो किसी भी शब्द के पहले लग करके, वास्तव में उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है, एक ऐसा शब्दांश है जो किसी भी शब्द या धातु, कृदंत कहें तो इससे पहले लग करके शब्द के पूरे अर्थ को बदल देता है, जो कि आपके सामने ये उपस्थित है। ये उदाहरण, इस उदाहरण को आपने देखा। अगर यदि हम इसके भेदों की चर्चा करें तो टोटल संस्कृत में हमें 22 उपसर्ग मिलते हैं। टोटल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है, 22। तो 22 उपसर्ग हैं। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे, आपके सीबीएसई में दिया हुआ जो सिलेबस है क्लास 9 में,
और क्लास 9 में जो सीबीएसई में दिया हुआ सिलेबस है प्लस साथ में आप देखें तो क्लास 6, 7, 8 में भी उपसर्ग पूछा जाता है। 8 में जो बोर्ड होता है, जिन स्कूलों में देखेंगे कि 8 में बोर्ड होता है, जैसे डीएवी है या और भी दूसरे स्कूल्स हैं जहाँ की 8 में भी अब तो गवर्नमेंट में भी 8 में बोर्ड होने लगा, 8, 9, 10, 11, 12 सब में, तो वहाँ भी जो है आपको ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हमें अभी हम जो सीबीएसई में दिया हुआ जो सिलेबस है वो ये है, आपके सीबीएसई में यही सिलेबस दिया गया है। तो टोटल उपसर्ग जो 22 है मैंने ऊपर लिख दिया है, प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये टोटल 22 उपसर्ग हुए हैं। इन 22 में से जो है आपको दिया गया सिलेबस में जो सीबीएसई के सिलेबस में है, तो इसे हम यदि देख लेते हैं तो आपके लिए मुझे लगता है कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आपके काम का है, उससे हम लोग पूरी तरह से तैयार कर लें। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते चलते हैं। वास्तव में ये जो मेरे पास कई वर्षों का प्रश्न पत्र मैंने कलेक्ट किया है बोर्ड का, जो 8, 9 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है वो किस तरह से उपसर्ग से संबंधित पूछा जाता है, मैं इसकी भी चर्चा लास्ट में करूंगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह से होते हैं। 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो आपको दे दिया जाएगा कि शब्द में प्रयोग करके, किसी भी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करके दे दिया हुआ रहेगा आपको, और कहा जाएगा कि उससे आप उपसर्ग को पृथक करें, मतलब अलग करें। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। दूसरा ये होगा कि आपको जोड़ने के लिए रहेगा, शब्द को और उपसर्ग को अलग किया हुआ रहेगा और वहां पर आपको जोड़ना होगा। यह ध्यान रखें कि जब भी हम उपसर्ग को जोड़ें तो वहां पर संधि का भी नियम लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस विषय को समझ नहीं पाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें तो उपसर्ग को जोड़ना है, कोई संधि या संधि विच्छेद तो नहीं कहा गया है, तो फिर हम संधि क्यों करें। कई बार हम लोगों ने इस चीज को मार्क किया है, नोट किया है, जब बच्चे की कॉपी का हम लोग जब एवेल्युएशन करते हैं, चेक करते हैं तो इसलिए वहां पर इन चीजों को बहुत ही काफी केयरफुली टेकअप करना चाहिए, ताकि हम जहां भी ऐसा लगे कि वहां संधि की आवश्यकता है तो वहां संधि जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जहां पर लगता है कि संधि की अपेक्षा नहीं है तो वहां नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल हम इसको दोनों तरह से देखेंगे, इसके बाद फिर बोर्ड के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहले से कि हम आ का देखते हैं, तो आ में 2 तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कि अब गम धातु से आ लगा दीजिए, आ जोड़ गच्छति, है ना, आ जोड़ गच्छति, ये बन गया आगच्छति। इस प्रकार से अनेकों शब्द आपको इसमें बनेंगे, है ना। आगतः भी होगा, कृदंत से यदि देखें तो आगतः, है ना, आगतः भी बनेगा। तो इसमें आज से गम धातु से अक्त प्रत्यय लग करके गतः बना और आने के अर्थ में आ लग गया। तो इसमें आपको दोनों तरह से पूछा सकता है। आपको आगच्छति दे देगा और कहेगा कि इससे उपसर्ग को अलग करिए, या फिर आ को गच्छति के साथ जोड़ने के लिए दिया हुआ रहेगा तो आपको जोड़ करके इसे लिखना होगा एग्जामिनेशन में। ऐसे अनेक शब्द हो सकते हैं, मैं तो यहाँ कुछ ही उदाहरण दे सकता हूँ, एक एक 2 जितना हो सकता है इसमें, ठीक है। उसी प्रकार से वी का देखिए, जैसे वी जोड़ छेद, वी जोड़ छेद। अब यहां पर ध्यान रखना है कि देखिए यहां पर संधि का नियम लागू हो जाता है। जैसे कि अब वी के साथ छेद शब्द है तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं, वी को सीधा छेद के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे भी आप यदि इसमें संधि में आप यदि पढ़े हैं तो यहां क्या होता है, च का तुक का आगम होता है, तुक में च आता है, तो ये च का यहां आगम हो जाता है, तो क्या बनता है, विच्छेद, है ना। यहां पर जो है च आपको एक्स्ट्रा यहां लाना पड़ता है और वो आपको अपने तरफ से लाना होगा, यहां दिया हुआ नहीं रहेगा। तो यदि जोड़ने के लिए कहेगा तो यहां पर देखिए संधि का नियम आपका लागू हो जाता है। तो इसलिए यहां पर इसे च को आपको देना है तो देना ही है।
यदि आप छोड़ देते हैं तो ये शब्द आपके गलत हो जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द का निर्माण जो हुआ वो गलत हो गया, और चूंकि ये व्याकरण का एक पार्ट है तो व्याकरण में कहीं कोई माफी नहीं होती। तो विच्छेदा दे सकते हैं, इस प्रकार से विकासा दे सकते हैं, अनेकों अनेक शब्द हैं, ठीक है ना। और यहां देखिए प्रति है, अब प्रति से आप प्रति जोड़ दीनम, ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्रतिदिनम में, है ना। लेकिन यदि इसी प्रति से आप यदि एकम दे दिया जाए, इसी प्रति से आपको एकम जोड़ने के लिए दे दिया जाए, तो यहां जो है आपको संधि की आवश्यकता होती है। मतलब प्रति के साथ आगे ए आया है तो यहां पर यंत संधि हो जाएगी। तो जब भी आप जोड़ें तो कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रति के साथ जो है प्रति एकम लिख देंगे, प्रति भी लिख देंगे और एकम भी लिख देंगे, जबकि यहां पर स्वर संधि जो कि आपका यंत संधि आता है, ई को य हो जाता है। इस तरह से इसको जोड़ करके यहां पर क्या लिखना चाहिए, प्रत्येकम लिखना चाहिए, प्रत्येकम। ये आपका सही उपसर्ग जुड़ा। यहां पर जब तक आप प्रत्येकम में प्र आधा तो य में एकार क म हलंत प्रत्येकम, यह आपका सही रूप बनता है। तो कहने का मतलब है कि केवल कहने के लिए एक उपसर्ग बड़ा ही आसान है, लेकिन आसान इस जगह पर जो है वो मार्क्स बच्चे अपना कटवा देते हैं, उनका मार्क्स इस जगह पर कट जाता है, क्योंकि वहां पर ये सोच नहीं पाते हैं कि यहाँ पर संधि भी हो सकती है। क्योंकि हम उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर संधि की क्या आवश्यकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप उप का देखिए तो उपकार है ना, उपकार है ना, इससे उप लगा हुआ है कारह शब्द से। दूसरा भी आप दे सकते हैं उपगच्छति, तो यहां पर संधि का कोई नियम लागू नहीं हो रहा है, तो सीधा इसमें देखिए यहां पर व्यंजन है, ये स्वर है, सीधा आप इसमें लिख सकते हैं उपगच्छति, समीप जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अनु, अब अनु को अयह के साथ आपको जोड़ने के लिए दे दिया जाएगा, तो अनुपसर्ग को अयह के साथ जोड़ने के लिए होगा, तो यहां पर संधि का नियम लागू हो जा रहा है, यहां भी यम संधि हो जाएगा, तो हो जाएगा अन्वय। तो यहां पर थोड़ा आपको ज्यादा सावधानी रखनी होगी कि जहां पर संधि, जहां पर दो दो स्वर जुड़ रहे हैं तो वहां पर स्वर में विकार उत्पन्न होगा ही, स्वर संधि होगी ही, तो आपको निश्चित रूप से उसे करना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से अनुगच्छति भी हो सकता है ना, अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है ना? अनुगच्छति, अनु मतलब पीछे पीछे जाता है। इस प्रकार से निर्गच्छति निकलना, अब निर उपसर्ग जो है गच्छति के साथ लग गया, गम धातु के साथ, यदि आपको जोड़ने के लिए दिया जाता है तो यदि आप इसका समस्त रूप बनाइएगा तो हो जाएगा निर्गच्छति, है ना, निर्गच्छति, है ना, निर्गच्छति। इस प्रकार से निर्जनम, निर्विकारः, अनेकों अनेक शब्द आपको बनेंगे इसमें। इस प्रकार से प्रम देखिए प्रहारः, है ना, प्रहारः, प्रकारः, प्र उपसर्ग को कार के साथ दे दिया जाएगा आपको, तो हो जाएगा प्रकारः। इसी तरह से प्र का विष के साथ प्रयोग करके यूज करने के लिए दिया जाता है वाक्य में, प्रविशति, विष धातु के पहले प्रविशति, तो प्र उपसर्ग वहां आप बताएंगे, तो दोनों तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। इस तरह से फिर आ गया अधि, अब अधि से बनाएंगे तो हो गया अधिगच्छति या अधिसेते, कोई भी रूप बना सकते हैं, अधिगच्छति। अब आपको यदि अधिगच्छति दिया हुआ है जुड़ा हुआ रूप, तो सीधा आप अधि को अलग कर दीजिए, और गच्छति है तो गच्छति को फिर अलग कर दीजिए, अधि प्लस गच्छति करके। यहां पर यह ध्यान रखना कि यदि फिर अगर स्वर यदि आगे से अधि जोड़ अपि, अधि जोड़ अपि, अध्यपि हो गया, है ना, या अध्यास्ते, अधि जोड़ आस्ते, अध्यास्ते,
है ना। तो यहां पर क्या है कि वहां पर फिर आपको, जैसे यहां आपको दे दिया गया अध्यास्ते, यहां पर आपको अध्यास्ते दे दिया गया। यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि अध्य लिख देते हैं। जैसे अध्यास्ते में क्या है, अ है, आधा ध है, य में आकर आधा सौ ते है, तो अध्यास्ते है। तो यहां पर जनरली छात्र क्या करते हैं कि उपसर्ग को अलग करना है तो या तो अ लिख देंगे और नहीं तो फिर ध आधा लिख करके दे देते हैं, अध्य लिख देते हैं, नहीं तो पूरा अध्य तक लिख देते हैं। यही इसमें पहचानना जरूरी है। इसी जगह पर आपको जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि वास्तव में अध्य ध के साथ य लगा है, मतलब ये वास्तव में ई का य हुआ है यंत संधि के अनुसार। तो जब इसको करेंगे तो अध्य कोई उपसर्ग नहीं होता है। आप पूरे उपसर्ग में आप पढ़े होंगे तो कहीं भी अध्य नहीं आया होगा, अ अथवा ध आधा नहीं कहीं है ना। या फिर अध्य के साथ य जुड़ा हुआ अध्य पूरा इस तरह से अध्य उपसर्ग नहीं है, न तो अध उपसर्ग है और ना ही अध्य उपसर्ग आपने पढ़ा है। इन चीजों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि जैसे आप पूरे 22 उपसर्ग को आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको लगेगा कि ये सब उपसर्ग तो आपने पढ़ा ही नहीं है, मतलब अधि आपने पढ़ा है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, यहां पर अधि लिखना चाहिए। यदि आपको यहां उपसर्ग अलग करना है तो अधि, अधि प्लस आस्ते, यदि आप इसको अलग करेंगे तो आस्ते के साथ अलग हो जाएगा यंत संधि में। इसी प्रकार से अप है, तो फिर अप में भी आप दे दीजिए वैसे ही अपकारः, उपकारः का उल्टा हो गया अपकारः। तो इस अपकारः को जोड़ने के लिए भी दे सकता है, या अपकरोति, किसी का भलाई न करना, अपकार करना, उपकार न करना, तो अपकरोति, करोति के साथ अप जोड़ने के लिए दे जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप अनेकों अनेक रूप बना सकते हैं। अब चलिए यहां नी क्या है, नियमः। अब नी को यम के साथ जगह यमः, नियमः, है ना। और भी इसमें आप शब्द बना सकते हैं, निकायः, है ना, निकाय समूह। इन सभी जगहों पर देखिए कि आपको संधि की अपेक्षा नहीं है, तो नहीं, जहां पर नहीं है तो वहां कोई बात नहीं, जैसे नी जोड़ काया दे देगा तो निकाय है ना। तो इस प्रकार से आपको यहां पर ध्यान देना है। इस प्रकार से अव का है तो अवकारः या अवकरः भी कर सकते हैं, अवकरः। अब यहां पर करह से अव लगा है, अवकर जो कूड़ा करकट होता है उसको हम लोग अवकरः कहते हैं। इस प्रकार से अव से गच्छति आप लगा दें, यदि गम धातु का रूप चला करके आप देखेंगे तो अवगच्छति, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको अवगच्छति हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, गच्छति मतलब जाता है, और जैसे ही गच्छति के पहले अव लग गया तो जानना समझना अर्थ होने लगता है। मतलब ये उपसर्ग का बड़ा ही अलग तरह का एक विशेष चमत्कार होता है भाषा में, तुरंत शब्द के अर्थों में तत्काल ही परिवर्तन ला करके आप जैसा चाह रहे हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यदि गच्छति के पहले अव लगाते हैं तो समझना अर्थ होने लगता है, इसी के साथ यदि उपगच्छति कर देते हैं तो समीप जाना अर्थ हो जाता है, यदि निर्गच्छति कर देते हैं तो निकलना अर्थ होने लगता है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक उपसर्गों का प्रयोग करके हम अनेक अनेक अर्थों को निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से हम भाषा में उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने शब्द को उसको बढ़ाते हुए। ये प्रश्न पत्र है, यहां पर क्वेश्चन है इसका, इसमें क्वेश्चन दिया गया कि रेखांकित पदों में, रेखांकित पदेषु उपसर्गम पृथक कृत्वा संयोज्य वा अथवा जोड़कर, जहां पर जोड़ने की संयोज्य अपेक्षा है वहां जोड़ेंगे, और जहां अलग करने की आवश्यकता वहां अलग करेंगे, वा लिखत। इस तरह से इसका निर्देश दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं निर्देश बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं अब क्वेश्चन जो दिया गया है उससे हम लिखते चलते हैं। एक है ते, वाक्य में पूछा गया है ये सेंटेंस, ते सर्वम
ते सर्वम अवगच्छन्ति, ते सर्वम अवगच्छन्ति, ये अवगच्छन्ति को अंडरलाइन किया गया है। इसी प्रकार से फिर दूसरा है त्वम एव उत्तरिष्यसि, त्वम एव उत्तरिष्यति, उत्तर देना, उत्तरिष्यति, सॉरी स्यसि है, उत्तरिष्यसि। तीसरा है, यहां पर उत्तरिष्यसि को अंडरलाइन किया गया है, विश्वसीति, विश्वास करते हैं। ये आपके सामने ये बोर्ड में गत वर्षों में पूछे गए बोर्ड में जो प्रश्न है उसको मैंने लिखा है आपके सामने, मैंने प्रश्न पत्र से। अब जरा इसको देखने से हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में एग्जामिनेशन में आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा क्लियर, देखिए सारा का सारा वाक्य में पूछा गया है, तो हमें वाक्य से इधर से कुछ लेना देना नहीं है। मेन आपको जो अंडरलाइन किया गया है, चूंकि ऊपर ही निर्देश दिया गया है कि रेखांकित पदों में उपसर्ग को अलग करके अथवा जोड़कर संयोज्य व लिखत उसको लिखें। ठीक है, अब यहां पर आपको जोड़ना है तो हो जाएगा अगच्छतु, दोनों को जोड़ देंगे, आ को गच्छतु के साथ। उस प्रकार से खगः आकाशे उत्पतंति, तो यहां पर देखिएगा पतंती क्रिया है, इसके सामने सिर्फ उत उपसर्ग लगा है तो उत लिख देंगे, या फिर पतंती भी लिख सकते हैं प्लस करके। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि उपसर्ग पूछा गया है तो सिर्फ उपसर्ग देना चाहिए, उसको बाकी शब्दों की देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। शिशु मात्रम उपगच्छति, यहां पर आपको उप है तो उप उपसर्ग लिख दीजिए, यदि गच्छति देना चाहते हैं तो प्लस करके आप गच्छति भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से पुत्र पितरम अनुकरोति, पुत्र जो है पिता का अनुकरण करता है, तो यहां पर अनु को करोति क्रिया के साथ जोड़ देना है, तो यहां हो जाएगा अनुकरोति, है ना, अनुकरोति। अब यहीं पर देखिए यदि आप संधि का भी रूप हो सकता है, यदि करोति के लिए करोति नहीं दे करके सिर्फ यहां पर इसका यदि लंग लकार का रूप दिया जाए और करोत, तब यहां पर आपको संधि करना पड़ जाएगा, क्योंकि अनु को और करोत के साथ आपको संधि करनी होती है, पर स्वर संधि होता है, फिर अन्नो करोत हो जाएगा, अन्नो करोत। ऐसे अनुकरोति लट लकार का रूप है, यहां पर कोई स्वर नहीं है तो अनुकरोति ठीक है। इसी प्रकार से गंगा हिमालयात प्रभवती, यहां पर सिर्फ प्रोपसर्ग है तो प्रोपसर्ग आप दे दिए, चाहेंगे तो भवती को भी आप अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से यहां है परिजोड़ त्यजंतु, इसको जुड़ेगा तो हो जाएगा परित्यजंतु, परित्यजंतु। इस प्रकार से यहां है अध्यापक छात्रेषु, यहां पर था ये 8 नंबर में बालकः कुसंगतिम परित्यजंतु, बालक जो है कुसंगति को मतलब गलत संगति को क्या करें, परित्याग कर दे, उसे छोड़ें। अध्यापक छात्रों पर विश्वास करते हैं, यहां पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, वी, वी उपसर्ग है। तो इस तरह से जो है यहां पर स्वस्थ धातु है, वी जोड़ स्वस्थ, विश्वसती रूप चलता है विश्वास करने के अर्थ में। तो इस प्रकार से जो है आप उपसर्गों को अलग कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। तो ये प्रश्नों को सॉल्व करने से एक चीज जरूर हमें पता चलता है कि वास्तव में हम जो उपसर्ग पढ़ रहे हैं, एक तो हमें अपने व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वास्तव में परीक्षा में जब इसका जब प्रश्न आएगा तो कैसा आएगा। तो इन चीज़ों का पता हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पता चलता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने मित्रों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करना कृपया न भूलें और उसे लाइक भी करें, और यदि आपको कुछ और सुझाव देना हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।